Netanagri is brought to you by Pagar Khata in association with Kuku FM. नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की। क्या चल रहा है यूपी में, कौन है जो पंचम तल के सपने देख रहा है, वो जो फिलहाल विद्यमान है, वो जो उसी सूबे में उसी दल में है, उसी खेमे में है और चाह रहे हैं कि उनके आगे से उप हट जाए, वो जो चाह रहे हैं कि संगठन से सत्ता का सफर तय हो जाए, या वो जिन्हें लगता है कि जिसकी संभावनाओं पर सबसे कम बात होती है उसकी ही संभावनाएं ज्यादा होती हैं, या फिर वो जिन्हें बंगले गंवाने पड़े, या फिर वो जो दिल्ली की सियासत छोड़कर उत्तर प्रदेश में खूंटा गाड़ने की कवायद कर रही हैं। इन सारे मसलों पर बात करने के लिए बसपा के ऐलान, मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सपा जो छोटी पार्टियां हैं, ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज के अखबारों में उत्तर प्रदेश के, जब हम शुक्रवार 2 जुलाई को बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी की फुल पेज एड है और पूरा कैंपेन है। उसके पहले प्रवीण निषाद और संजय निषाद को हमने अमित शाह के साथ बगलगीर देखा था। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मैकियावेलियन पॉलिटिक्स, शर्मा जाए ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है। कोई किसी का पर्चा वापस करवाने आ जाता है, कोई किसी को लौट जाता है और मुंह थप्पड़ी भी हो रही है। इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ 2 गणमान्य टिप्पणीकार जुड़े हैं। पहले मेहमान है हमारे शरद प्रधान जी, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ से ऑपरेट करते हैं, टिप्पणीकार भी हैं और जल्दी इनकी किताब भी आने वाली। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। शुक्रिया। दूसरे मेहमान हैं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के बारे में इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स और इंसाइट्स मुहैया करवाने वाले इंडिया टुडे से जुड़े सीनियर जर्नलिस्ट हिमांशु जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमांशु। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। शरद जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। हाँ बिल्कुल। हमने छुटपन में, स्कूल में, किताब में, हिंदी साहित्य में जो अनिवार्य रूप से दोहे होते थे उनमें से एक दोहा पढ़ा था, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेरस डोलत आपने उनके फाटत अंग। जब 1993 में सपा और बसपा साथ आती है, सपा सजपा से अलग हुई, नई नवेली पार्टी है। उस समय किरणमयी नंदा, मुलायम सिंह यादव ये सब हुआ करते थे। बसपा में भी इस तरह के कुछ नेता बाद में आए थे, जयंत मल्होत्रा टाइप के जो राज्यसभा गए थे। तो एक नारा दिया गया था 1993 में, जब बीजेपी 180 भी पार नहीं कर पाई थी 1991 की टैली के हिसाब से कंपैरिजन करके देखें, कि मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। जय श्री राम। और लोगों ने कहा था कि अगर ये कॉम्बिनेशन ठहर गया तो ये बड़ा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन होगा, ओबीसी प्लस दलित, मतलब ये पूरे देश को राह दिखा सकता है। लेकिन सिद्धांतों और थ्योरी के ऊपर आती हैं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि अंततः इंसान राजनीति करता है, कभी विचारों के जरिए, कभी किसी और जरिए से, और फिर वो मायावती की महत्वाकांक्षा और सब चीजें होती है। और जिस तरीके से गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा बसपा अलग होती है, तो हमें लगता है कि कभी 2 ध्रुव 100 हो सकते हैं, लेकिन सपा बसपा एक नहीं होगी। लेकिन इसी तरह के लगने के खिलाफ विद्वान ये कह गए हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता और किसी भी किस्म की फाइनल प्रोफेसी करना आपकी फाइनल मूर्खता साबित होती है। सपा बसपा 2019 में साथ आते हैं, बहुत उम्मीदें बनती हैं लोगों को जो उस कॉम्बिनेशन की गणित को देखते हैं, लेकिन वो भी धराशायी हो जाता है। अब बसपा कह रही है, लगातार वो भाजपा से ज्यादा सपा पे हमलावर दिख रही है, और सपा बसपा के प्रति कुछ नहीं कह रही है, लेकिन लगातार अपने इलेक्शन मोड में आ रही है, छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। आप कैसे देखते हैं सपा और बसपा की चुनावी रणनीति को? देखिए, जब ये 2019 में दोनों का गठबंधन हुआ था तो मुझे समाव कभी भी लगता नहीं था कि ये गठबंधन रियल सेंस में है। वो अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच थी, और ये जरूर था कि क्योंकि कंसीड किया था समाजवादी पार्टी ने मायावती की तरफ, मायावती किसी सूरत में राजी नहीं थी, लेकिन जब हो गई और उनको लगा कि इससे कुछ फायदा मिल सकता है तो उन्होंने उसका फायदा उठाया, और वाकई में इलेक्शन में अल्टीमेटली बेनिफिट उन्हीं को मिला। मायावती को 10 सीटें मिल गई पार्लियामेंट में, और अखिलेश यादव अपने परिवार भर की 5 सीटें जीत पाए। नतीजा यह हुआ। उसके बाद भी मायावती का जो तरीका है, उन्होंने उल्टा जो है अखिलेश यादव पे आरोप डाला कि इनका वोट हमारे को ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि हमारा वोट ट्रांसफर हुआ। मतलब वो कहना क्या चाह रही थी कि शायद अखिलेश यादव को 5 सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए थी। तो मायावती का जो तौर तरीके रहे हैं, उससे ये जाहिर होता है, उस इलेक्शन में भी पूरी पहले भी कोशिश हुई थी कि किसी तरीके से ये लोग साथ ना आए,
और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल आजकल के दौर में ज्यादा बढ़ गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी शुरू हुआ है, पहले भी होता था, बट अब आजकल बड़ी ब्लेटेंटली होता है, तो उसका डर जाहिर है उसी को होगा। जिनके पास बहुत ज्यादा स्केलेटन्स कबर्ड में होते हैं उनको डरना तो लाजमी है। तो मायावती का जिस तरीके से राज चला था और जिस तरीके के उनके खिलाफ आरोप थे और केसेस बिल्ड हुए पैसा बनाने के मामले में, उनके भाई के को डायरेक्टली, अच्छा उनको डायरेक्टली नहीं करा गया, उनके भाई को पकड़ा गया, केस चल रहे हैं और केस खासतौर से लटकाए जाते हैं देर तक, जिससे जब भी जरूरत हो तो उसको भुना लिया जाए। तो यही मुझे लगता है तरीका इस्तेमाल किया गया कि दोनों अलग रहें। उस टाइम हुए भी तो आई थिंक एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हुए थे, और इलेक्शन के बाद उनको अलग होना ही था और वो अलग हो गई। आज की डेट में वो वापस इसलिए मुमकिन नहीं है, दो रीजंस। एक तो ये कि इतना ज्यादा मायावती ने बुरा भला कहा है, बुरा भला तो हमेशा वो कहती रहती हैं, लेकिन इसको अब अखिलेश को दिख गया कि उनसे करने से कोई फायदा नहीं होना है। और अखिलेश की अपनी भी स्थिति इतनी खराब रही है इस पूरे दौर में, चाहे वो कोरोना को ब्लेम करने या किसी को करें, लेकिन ये फैक्ट है कि वो अपने घर में कन्फाइंड रह के दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, जो कि करीब 300 मीटर के डिस्टेंस में है, बस इतना ही करते रहे। और आज की डेट में जब पंचायत इलेक्शन में बाय डिफॉल्ट उनको बड़ी तादाद में सीटें मिल गई, तो वो ये कहने लगे कि साहब वो हमने तो बड़ी, हम तो घर से बैठे मेहनत कर रहे थे, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे थे अपने लोगों से। बहरहाल सिचुएशन ये है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये दोनों का लीथल कॉम्बिनेशन है, और यही एक कॉम्बिनेशन है जो बड़ी आराम से बीजेपी को धराशायी कर सकता है, लेकिन वो अब वापस नहीं होना है। कांग्रेस की स्थिति ये है कि नॉन एग्जिस्टेंट है बिल्कुल, और ना उसकी तरफ से कोई प्रयास है रिवाइव करने का। कोरोना के दौर में इतनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ, लेकिन कांग्रेस के कभी कभी बीच बीच में एक आध कहीं वो हो जाते हैं, वरना कोई उनका वो नहीं। आज की स्थिति में बीजेपी से टक्कर लेने के लिए घूम फिर के ऑपोजिशन, चाहे जो भी स्थिति हो, वो समाजवादी पार्टी की ही है, क्योंकि उन्हें अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि इस इलेक्शन में अगर नहीं कुछ कर पाए तो शायद ये फिर कभी भी रिवाइवल इनका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, और उनके पास और कुछ बचता नहीं है, जो छोटी पार्टीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस के साथ वो देख चुके हैं और कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है। अब उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं ओवैसी, क्योंकि ओवैसी के आने से जो 100 सीट लड़ने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम वोट का डिवाइड है, क्योंकि मुस्लिम्स में ये है कि एक जो आज की स्थिति में अगर कोई हमें हमारे लिए कुछ को प्रोटेक्शन दे सकता है, प्रोटेक्शन सर्वाइवल की बात है उनकी भी, तो ये समाजवादी पार्टी है। और मुस्लिम ओवैसी के आने से जाहिर है कि डिवीजन ऑफ मुस्लिम वोट होगा, तो वो नुकसान करेगा सपा को और बेनिफिट करेगा बीजेपी को, जिससे यही कारण है कि कहा जाता है कि ओवैसी भी जो है वो बीजेपी का प्लांट है। ये हमेशा उनके खिलाफ आरोप रहा है, और यहां में काफी पुख्ता बैठता है, क्योंकि यहां डेफिनेटली वो मुस्लिम्स का भला नहीं उनके आने से होगा, बीजेपी का ही फायदा होगा। तो बड़ी ऐसी फ्लूइड स्थिति है और टफ टाइम्स हैं। बीजेपी का डिसएडवांटेज ये है, एक तो है कोरोना मिसमैनेजमेंट योगी आदित्यनाथ सरकार का, और दूसरा ये है कि जो अंदरूनी, जो आपने अभी बयान करी बड़े खूबसूरत शब्दों में, कि जो अपने नाम के आगे डिप्टी हटवाना चाहते हैं, या कुर्सी का खेल है, उसके लिए जो महत्वाकांक्षाएं हैं बीजेपी के अंदरूनी नेताओं की, उनको लेकर के, और कुछ नाराजगी योगी आदित्यनाथ और दिल्ली वालों में नाराजगी, उसका क्या हशर होता है ये तो, क्योंकि फिलहाल ये तय हो गया है, बड़ी जद्दोजहद रही है, आपको सबको मालूम है किस तरीके से दिल्ली के नेता, आरएसएस के नेता बार बार आए, कभी योगी आदित्यनाथ का फीडबैक लेने, कभी उन्हें मनाने, कभी वो गए दिल्ली वालों को मनाने, तो ये चलता रहा। लेकिन अंदरूनी जो है लड़ाई तो है, और टेंशन्स भी हैं। अभी फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में रख दिया गया है, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या हशर होगा उनको खुद नहीं पता है। ये उत्तर प्रदेश के कई भाजपा के नेता पूछ चुके हैं हमसे, हम आपसे पूछ ले रहे हैं, क्या अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की नहीं बनती है? देखिए, बनना और ना बनना थोड़ी सी उसमें मैं ये कह सकता हूं कि मत भिन्नताएं हैं। अमित शाह, मैंने बहुत पहले भी कहा था सौरभ जी, जब हमने इसी तरीके के डिस्कशंस किए हैं,
कि संगठन को साथ लेके चलिए, सरकार चलाइए, फैसले लीजिए, लेकिन संगठन का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। आपके सरकार के जो फैसले होते हैं उसको नीचे धरातल पे लेके जाने का काम सरकारी मशीनरी के साथ संगठन को जोड़ के किया जाता है। अमित शाह ने ये प्रयोग कई बार सेंटर में करके देखे हैं। आप देखिए कि जब उन्होंने जनधन योजनाएं चलाई, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, अगर अभी हम देखें तो बीजेपी ने सेवा ही संगठन है के नाम से जो है वो बहुत सी चीजें की हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि संगठन सरकार साथ चले, प्रधानमंत्री भी चाहते हैं। लेकिन योगी जी ने एक अपना स्टाइल अपना लिया था, वो काम अपने हिसाब से करते थे, और ये शरद जी भी मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि योगी जी का एक स्टाइल है, वो अपने काम में किसी भी तरीके की दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करते। इस चीज को लेकर वो लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में दिल्ली भी आए थे योगी जी, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि सरकार के कामकाज में सुनील बंसल जो वहां के संगठन मंत्री हैं उनकी दखल है, मैं नहीं चाहता कि उनकी दखल हो, सरकार अपने फैसले लेगी। और उस दरमियान उन्होंने जो है वो आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत, उनसे मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थी। उसके बाद हम सब जानते हैं कि सुनील बंसल जी की सरकार के कामकाज में दखल बंद हो गई थी। अब जब चुनाव आ गए तो सरकार बनानी है आपको, तो संगठन के सहारे बनेगी, सरकार से नहीं बनती है। इसको लेकर बिल्कुल ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में बहुत खिंचाव है, और एक तरीके से कहिए कि रस्म कश्ती चल रही है। जैसे शरद जी ने कहा कि चुनाव बाद क्या होगा वो तो कोई नहीं जानता, ये बात सच है, लेकिन इतना जरूर है इस पूरे एपिसोड में आप चुनाव बाद अगर देखेंगे तो नुकसान योगी आदित्यनाथ को होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ना सिर्फ प्रदेश और राष्ट्रीय संगठन से भी अपने टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। ए.के. शर्मा को लेकर तमाम सवाल उठते रहे, आखिरकार ए.के. शर्मा को उत्तर प्रदेश के अंदर उपाध्यक्ष बनाया गया, तो ये टकराव की स्थिति है। वो एमएलसी बने, वो उनको कितने दिन हो गए, उनको बंगला अलॉट नहीं हुआ, बंगला अलॉट हुआ तो उसकी खबर हम सबने देखी और समझा है। तो योगी का एक अपना काम करने का स्टाइल है, वो उसको बदलने के लिए तैयार कैसे होंगे। अभी शरद जी ने बताया कि संघ ने फीडबैक लिया, फिर दिल्ली आए, दिल्ली से लोग गए वहां, बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह वहां गए, उन्होंने फीडबैक लेकर दिल्ली आए, फिर योगी को यहाँ बुलाया गया, वो सब हुआ। उसके बाद एक पिक्चर आई, एक खबर आई, और वो खबर थी 4.5 साल बाद केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ एक साथ, और वो भी केशव प्रसाद मौर्य के घर पर योगी आदित्यनाथ जाते हैं। और जाते हैं, उनके साथ कौन है वहां? दत्तात्रेय होसबोले हैं, जो सर कार्यवाह है संघ के अंदर, नंबर 2 की पोजीशन पे है। कृष्ण गोपाल है, जो बीजेपी और आरएसएस के बीच में समन्वय का काम देखते हैं, वहां के क्षेत्रीय प्रचारक हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टकराव की स्थिति थी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में, उसको दूर करने की कोशिश की गई। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि योगी हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। नहीं तो इन्हीं केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुलाकात से पहले ये भी कहा था कि जो है मुख्यमंत्री पद किसके नेतृत्व में चुनाव होगा ये सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करेगी। लेकिन मुलाकात के बाद अरविंद शर्मा का भी ये बयान आया था कि मोदी जी का नेतृत्व और चेहरा काफी है यूपी में बीजेपी के जीतने के लिए। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, एक का एक इस तरीके के बयान आ गए, क्योंकि ये बात बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। आज योगी एक ब्रांड है यूपी में, और उस ब्रांड के समकक्ष यूपी में कोई यूपी का नेता नहीं है, बीजेपी में तो नहीं। केशव प्रसाद मौर्य हो सकते थे, लेकिन पिछले 4.5 साल में जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया गया, उसके बाद कोई ऐसा नेता नहीं है वहां पर जो योगी के समकक्ष हो, जिसकी एक पॉपुलैरिटी हो, जिसका अपना वोट बैंक हो। और जब योगी को बनाया गया था सौरभ जी मुख्यमंत्री, तो शरद जी को भी मालूम होगा कि उनकी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हर असेंबली में 500, 1000, 2000 थे, और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न में थोड़ा सा कम, लेकिन अवध में और
रुहेलखंड में इस जगह पर उन्होंने खड़े किए थे। ईस्टर्न में तो उनका बहुत बड़ा नेटवर्क रहा। अब योगी जी के लिए सवाल ये है, क्या योगी जी वो करिश्मा कर पाएंगे जो करिश्मा प्रधानमंत्री और अमित शाह ने मिलकर 2017 में करा था? उसको लेकर सारी कवायद है कि सरकार दोबारा बने, और मुझे जहां तक एक इंफॉर्मेशन है, सभी नेताओं को कहा गया है चुनाव बाद डिसाइड होगा कौन मुख्यमंत्री होगा, नहीं होगा। चलिए एक और सीधा सवाल, एक चीज जोड़ सकता हूँ, इतना जोड़ना चाहूंगा कि जो बाकी इनकी बातों से मैं एग्री करता हूं, लेकिन जो योगी का ब्रांड इन्होंने कहा, योगी की इतनी बड़ी फॉलोइंग उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रही और ना है, जितना की पब्लिसिटी उसकी होती है। और उसका कारण यह है कि इनकी हिंदू युवा वाहिनी ईस्टर्न यूपी के सिर्फ 15 जिलों तक कन्फाइंड है, रोहिलखंड वगैरह में नॉन एग्जिस्टेंट है। और ये रोहिलखंड हुआ, सेंट्रल यूपी हुआ, ये पूरा एरिया उनका कोई, और आज की डेट में जब मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने उसमें युवा वाहिनी को ताला लगा दिया। उसका जो अध्यक्ष था उसको जेल वेल भी भेज दिया था। वो तो अब छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जो मेन आदमी जी, वो तो इसलिए छोड़ के गया क्योंकि उन्होंने योगी जी को हिंदू युवा वाहिनी से निकाल दिया था। वो तो झगड़ा, वो तो मुझे मालूम है। मैं इसमें आप दोनों लोगों ने जो बात कही उसमें मैं अपने 2 सेंट जोड़ दूं। मैं आप दोनों लोगों की बात से पार्शियली सहमत हूं। जब हिमांशु ये कहते हैं कि हर जिले में हिंदू युवा वाहिनी के 2000 500 भी 200 भी कहीं ना कहीं एक उन्होंने अपना खड़ा किया संघ। जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमने 2017 के विधानसभा चुनाव में ये स्पष्ट तौर पर देखा था कि इंटरनेट पर योगी आदित्यनाथ के वीडियोस के छोटे छोटे चंक, हिंदू शेर, ये सब चीजें तो इंटरनेट पर हर जिले में या छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक में उनके लिए एक माहौल बनाया जा रहा था। उनकी उस एग्रेसिव आइडेंटिटी को असर्ट किया जा रहा था। छोटे छोटे वीडियो हैं, वो कहीं पहुंचे हैं, महिला खड़ी है, पुलिस वाले को डांट रहे हैं, इस तरह की वीडियो जो अभी भी बहुत सर्कुलेट होते हैं। लेकिन शरद जी का भी कहना सही है कि जो असल में जमीन पर उसका असर था वो गोरखपुर और मठ के असर वाले जो पूरे इलाके हैं, कुशीनगर, पडरौना, देवरिया, महाराजगंज, जो एक उसके इर्द गिर्द जैसे जैसे आप पेरिफेरी बढ़ी करते हैं वहीं पे था। वो मठ के कारण है जी, और मठ, हाँ उसमें मठ बहुत बड़ी वजह है। मेरा सवाल हिमांशु जी आपसे ये है, टिकट संगठन बांटेगा। अगर मौजूदा विधायकों से पूछें तो योगी आदित्यनाथ आज अगर मौजूदा विधायकों से वोटिंग करवा ली जाए तो योगी आदित्यनाथ को 1/4 विधायक नहीं चाहते। 1/4 भी मैं बहुत बड़ा दिल करके कह रहा हूं, ज्यादा है जी, मैंने कहा ना बड़ा दिल करके कह रहा हूं। तो टिकट वितरण संगठन और सर्वे के हिसाब से होता है, बीजेपी ये कहती है। अगर बीजेपी जीतने में कामयाब होती है तो विधायकों के बहुमत के हिसाब से तो उनके लिए बड़ा आसान होगा योगी को हराना, क्योंकि तब वो बगावत करेंगे भी तो 5 साल बाद उसका नतीजा दिखेगा। और 5 साल की बगावत का तो कल्याण सिंह का और उमा भारती का और सबका क्या हश्र हुआ है हमने देखा है। आपको लगता है कि योगी टिकट वितरण में अपने आप को असर्ट कर पाएंगे? देखिए, ये योगी की शुरू से एक आदत है। मैंने उनको 98 और 99 के चुनाव छोड़ दें तो क्योंकि लोकसभा के बाद 2002 में भी उन्होंने इतने एसर्ट्स नहीं किए। मैंने 2007 में एक एसर्ट्स उनका देखा था, शरद जी को ध्यान होगा, योगी आदित्यनाथ ने 34 अपने उम्मीदवारों की सूची बीजेपी के अध्यक्ष उस वक्त के रमापति राम त्रिपाठी और संगठन मंत्री, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे, रामलाल, उनको दी थी और उनको कहा था कि इनको आपको टिकट देने पड़ेगी। उसमें बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, ये सारा था, 34 थे। लेकिन और उसके बाद उन्होंने, जब पार्टी ने मानने से मना कर दिया था तो मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने इस्तीफा दिया था पार्टी से। लालकृष्ण आडवाणी के कहने पर वेंकैया नायडू और मुख्तार अब्बास नकवी उनको मनाने गए थे। ये बात सत्य है और इसीलिए योगी इस तरीके के असर्ट्स करते हैं। आप पूछिए हरीश द्विवेदी से कि हरीश द्विवेदी बताएंगे कि 2009 में उनको टिकट क्यों नहीं लेने दी, 2012 में जब उनकी विधानसभा की टिकट हो रही थी तो किस तरीके से वो अड़ गए थे। मैं एक घटना का साक्षी हूं। 2012 में मैं नितिन गडकरी के साथ ट्रेवल कर रहा था, गोरखपुर में थे हम, और नितिन गडकरी ने कहा कि मेरी एक सीट को लेकर जो है सांसें अटक जाती हैं, बास गांव की एक सीट है। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी सीट है सर जिसपे आपकी सांस अटक जाती है। वो बोलते थे कि सुषमा स्वराज कहती हैं कि कमलेश पासवान के बेटे को टिकट दे दीजिए, कमलेश पासवान की मां को टिकट देनी है। और योगी विरोध करते हैं और हर सीईसी की मीटिंग के अंदर सुषमा जी मुझसे रोज पूछती है कि आप
क्यों नहीं टिकट अनाउंस कर रहे हैं। तो अंत में हम लोग सब साथ थे। योगी नितिन जी ने योगी आदित्यनाथ को रात को 9:45 बजे कॉल किया, फोन पे बात की, मैं कल सुबह मठ आना चाहता हूँ। वो मठ गए, वहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ को समझाया, देखिए मैंने आपकी बाकी सारी सीटों पे बात मान ली है, आप एक और 2 सीट इधर उधर कहीं आप कहेंगे तो मैं उम्मीदवार कर दूंगा, लेकिन आपको ये सीट छोड़ देनी चाहिए क्योंकि सुषमा जी चाहती है। अंत में योगी आदित्यनाथ मान गए, लेकिन उन्होंने उसके एवज में 2 सीट और एक्स्ट्रा ली थी, जिनमें शायद मुझे जहां तक ध्यान है वाईडी सिंह करके उनके सहयोगी होते थे, एमएलसी होते थे, उनको टिकट मिली थी। तो ये घटनाएं हैं। योगी हमेशा इस तरीके की चीजें करते हैं और उनके विरोधी तेवर भी हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ संगठन से निकले नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी बीजेपी और आरएसएस की है, लेकिन वो ना संघ के स्वयंसेवक हैं ना बीजेपी के कार्यकर्ता रहे। उन्होंने शिव प्रताप शुक्ला को गोरखपुर से चुनाव हरवाया है। हिंदू युवा वाहिनी के टिकट पर राधा मोहन अग्रवाल को खड़ा करके गोरखपुर सदर से चुनाव हरवा दिया था। तो इस तरीके से वो विरोध करते रहे और ये जरूर है कि अगर उनके लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो वो विरोध दर्ज कराएंगे, लेकिन उस विरोध दर्ज कराने का उनका तरीका क्या होगा और वो कहां तक जाएंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ विरोधी तेवर वाले रहे हैं, वो अपने किसी काम में इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करते हैं। मेरी अभी किसी एक बड़े व्यक्ति से बात हो रही थी जो किसी बड़े नेता के बहुत अच्छे निकट संबंधी हैं। उन्होंने कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश में क्योंकि बाबा का बोलबाला है, अब ऐसे में हम सर्वे करें और फिर उसको माने नहीं तो वहां के लोग ही कर लें तो ठीक है। ये समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ हमेशा इसी तरीके के रवैये के साथ हैं और इसीलिए आज पार्टी के अंदर ये सिचुएशन आके खड़ी हो गई है कि संगठन पूरा और सरकार के विधायक एक तरफ हो गए और योगी आदित्यनाथ एक तरफ हो गए। लेकिन इसमें जी शरद जी बोल सकता हूं मैं बिल्कुल बोल इनके जो है इनके, लेकिन एक और इनके वैसे तो यही तेवर रहते हैं गुर्राने वाले, लेकिन ये जब तक रहते हैं जब तक पावर इनके पास है, जहां इनको दबाया गया तो फिर ये इतना दब जाते हैं कि रो पड़ते हैं। जब मुलायम सिंह यादव ने जब इनको अरेस्ट कर दिया था, अटेम्प्ट टू मर्डर केस था इनके खिलाफ और उसमें इनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया था, 7 रोज ये जेल में रहे। उसके बाद जब ये पार्लियामेंट आए बेल करवा करके तो ये फूट के रोए थे पार्लियामेंट में। देखिए कोई भी जो अंदर से मजबूत नेता होता है, स्पेशली जिसे शेर कहा जाए, शेर कभी पब्लिक में रोता नहीं है, उससे कमजोरी दिखती है। तो ये दिखता है कि जब तक हमारे पास पावर है तब तक तो हम खूब गुर्राएंगे, लेकिन जब कोई दबाने वाला आ जाता है तो फिर बीगी बिल्ली बनना पड़ता है। चलिए जी, ये दिलचस्प टिप्पणी। हिमांशु जी, जो आप सब लोग बातें बता रहे हैं, तब तो मेरे ख्याल से एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी कहेगा कि बीजेपी एंड आरएसएस हैव ऑल द मोर रीजंस टू चेक दिस अनचेक्ड राइज ऑफ योगी आदित्यनाथ। और संघ के एक बड़े नेता के शब्दों में कहूं, बहुत बड़े नेता के शब्दों में, तो मुझे योगी में दूसरे कल्याण सिंह नजर आते हैं। इस तरह कल्याण सिंह और इनमें बड़ा फर्क है, बहुत नेचर था। कल्याण सिंह नजर आते हैं वो बगावत और अपनी बात असर्ट करवाने के संदर्भ में। हिमांशु नहीं, ये बात शरद जी बिल्कुल कह रहे हैं कि कल्याण सिंह और योगी आदित्यनाथ में बहुत अंतर है। हाँ, उसका रीजन ये है कि योगी आदित्यनाथ ना संघ के बैकग्राउंड से है ना बीजेपी के कार्यकर्ता है और कल्याण सिंह दोनों से मंच के आए थे, मंच के आए, लंबे समय तक काम किया, लंबे समय तक उनका स्टेचर बहुत बड़ा था। उसके बाद भी कुछ क्या असर हुआ उनका सबने देखा। और एक और चीज है सौरभ जी, योगी आदित्यनाथ एक पर्टिकुलर अभी भी कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत ज्यादा उन पे आरोप लगते हैं और एक हिंदुत्व के ब्रांड है। मैं और आज भी मैंने संजय राउत से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए जो उनके वस्त्र हैं हम उसके आगे नतमस्तक हैं। कल्याण सिंह थे उस वक्त के, वो उस तरीके के वस्त्र नहीं पहनते थे, लेकिन उनकी पार्टी पे इतनी पकड़ मजबूत थी, इतनी उनकी ग्रिप थी कि उनको हटाने के लिए राजनाथ सिंह को और ओम प्रकाश सिंह को, साथ ही साथ कलराज मिश्रा को, त्रिपाठी जी को, तमाम लोगों को लगकर, लालजी टंडन, इन लोगों को लगकर 4 साल लगे हटाने में कि ये कल्याण सिंह है। और वो कल्याण सिंह अटल जी के
के लिए भी काम करते थे, तो लोग कहते थे कि अटल जी को 99 का चुनाव ना हरवा दे। ये अटल जी के मन में डर था, वो मशहूर डायलॉग है ना, अटल जी के बहुत करीबी व्यक्ति ने बताया था कि अटल जी को डर था, और लास्ट के 5 दिन उन्होंने चुनाव से पहले अपना डेरा लखनऊ में डाल दिया। कहीं अरे हिमांशु बाबू, वो मशहूर डायलॉग है ना कल्याण सिंह का कि अटल जी एमपी बनेंगे तभी पीएम बनेंगे ना जी। हाँ, ये कहा था उन्होंने, और कहा था, और ये अटल जी के मन में डर आ गया था। तो मैं कल्याण सिंह के एक चीज को हम सब कह सकते हैं, बीजेपी में 2 नेता हैं आज जिन्होंने यूपी के ब्लॉक लेवल पे लोग घूमा है, वो है कल्याण सिंह और कलराज मिश्रा। ना आज के दौर में किसी नेता ने इतनी यूपी घूमी होगी, ना इतने कार्यकर्ताओं को जानता होगा, इसलिए कल्याण सिंह की तुलना योगी आदित्यनाथ से करना मुझे लगता है थोड़ा सा रहेगा कि बहुत योगी आदित्यनाथ का कद हमें बढ़ा। उसमें एक चीज और है, कल्याण सिंह की जो जंग थी, वो लड़ाई जो थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति से थी। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है, बताने की जरूरत नहीं। शरद जी को ध्यान होगा, एक केस हुआ था 99 में जब कल्याण सिंह जी छोड़ के गए थे, उसके पीछे की पूरा गेम प्लान तो गोविंद जी का था। और जब कल्याण सिंह को कुछ लोग मनाने गए रात को, देर रात, तो कल्याण सिंह बड़े दिल के व्यक्ति भी थे, ये कहा जाता है। उनसे कहा गया कि आप अटल जी से माफी मांग लीजिए। अटल जी से उन्होंने कहा मैं फोन पे माफी मांग लेता हूँ। एक सज्जन थे, पत्रकार से सांसद बने नहीं थे, बाद में बने। उन्होंने ये कहा कि आपको पब्लिकली माफी मांगनी पड़ेगी अटल जी से, और उन्होंने इस चीज को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं फोन पे भी बात कर सकता। और 2003 के अंदर कल्याण सिंह को मनाने के लिए कुछ लोग गए थे, वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रुके, कल्याण सिंह से मुलाकात हुई, उसके बाद वो थोड़ा फ्लॉप हो गया। फिर 25 दिसंबर को अटल जी के बर्थडे पे कल्याण सिंह जाते हैं, मिठाई खिलाते हैं और कहते हैं मैंने 1 उंगली उठाई थी, 5 हाथ से लड्डू खिला दिया। ये सारी चीजें होती रही। कल्याण सिंह जब पार्टी में आए तो उनपे पार्टी को बहुत भरोसा था, प्रमोद महाजन लेने गए थे उनको, लेकिन नतीजे क्या आए? ढाक के 3 बार हम सब जानते हैं, 10 सीटों पे बीजेपी सिमट गई थी 26 सीटों से। तो कल्याण सिंह बहुत बड़े नेता थे। जब वो पार्टी छोड़ के गए थे, पार्टी कहां थी, और पार्टी में जब वापस आए तो पार्टी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि धरातल से कट चुकी थी। जो लोग जीते थे 2004 में चुनाव, वो अपने वोट बैंक या अपनी लोकप्रियता के कारण जीते थे। उसमें यूपी में पार्टी का कोई रोल नहीं था जिताने में। कल्याण सिंह खुद बड़ी मुश्किल से जीते थे। अच्छा, छत्रपाल सिंह लोढ़ा की सीट थी। जी, आपने जिक्र किया है तो बता भी दीजिए कि गोविंदाचार्य का वो पूरा पॉलिटिकल ऑपरेशन क्या था। हमें कुछ चीजें शरद जी को भी मालूम है, वो शरद जी भी बता दें, आप भी बता दें। कुछ चीजें तो हमें पता है कि कैसे देवेंद्र सिंह भोले, जो अभी कानपुर देहात से सांसद हैं, सलीके सिपह सालारों से राजनाथ सिंह बयान दिलवाते थे, और कैसे वो अटल वर्सेस कल्याण सिंह वाली पूरी एक पृष्ठभूमि रची गई है ना। एक हमसे नेता ने बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की थी जब राजनाथ सिंह का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहला कार्यकाल पूरा हुआ। उन्होंने कहा, ये बात है 2008-9 की, जब उनका कार्यकाल पूरा होता है और नितिन गडकरी आते हैं उस दौर में, कि आप देखिए कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा कमजोर होती गई, राजनाथ सिंह मजबूत होते गए। फिर उन्होंने हमें बताया कि देखिए 91 में ये मंत्री बनते हैं, है ना, बेसिक शिक्षा मंत्री बनते हैं, नकल अध्यादेश आता है माध्यमिक शिक्षा मंत्री, इनका कल्ट मिलता है। फिर ये मुहाना से चुनाव हार जाते हैं तो उसके बाद ये राज्यसभा चले जाते हैं, फिर ये प्रदेश अध्यक्ष हो जाते हैं। तो कल्याण और राजनाथ की जोड़ी, और फिर वो ये पूरी पॉलिटिकल मैनेजरी दिखाते हैं। जब जनतांत्रिक बसपा और लोकतांत्रिक कांग्रेस बनती है, 2 गुट टूटते हैं, मायावती और कांग्रेस से। जगदम्बिका पाल, नरेश अग्रवाल, ये सब लोग, नरेंद्र सिंह वगैरह आते हैं जी। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने कल्याण सिंह को हटा के माना, भले ही 1 साल का स्टॉप गया रहा हो रामप्रकाश गुप्ता का, लेकिन अंततः अध्यक्ष जी ने शपथ ली। 2002 में ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चुनाव बीजेपी हारती है, 100 के नीचे चली जाती है, लेकिन इनका डिमोशन नहीं होता है, ये कृषि मंत्री बनकर केंद्र में चले जाते हैं। तो बोले कि इनका तो लगातार राइज हो रहा है। नहीं, राइज भी ऐसा हुआ है कि कृषि मंत्री से हटते हैं और लालकृष्ण आडवाणी की टीम के अंदर जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। और फिर लालकृष्ण आडवाणी को जब जिन्ना कांड के बाद हटाया जाता है तो वो पार्टी अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल। फिर वो 2009 तक अध्यक्ष रहते हैं, पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव हारती है, फिर उनको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है।
और उसके बाद राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी अध्यक्ष बनते हैं, और नितिन गडकरी पूर्ति के कारण या भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जब उनको हटाया जाता है तो लॉटरी राजनाथ सिंह की लगती है। और हमेशा ये कहा जाता है कि जब कुछ लड़ाई होती है ना, किसी दो बिलियों की लड़ाई के अंदर फायदा जो है किसी तीसरे को मिलता है, तो राजनाथ सिंह उस कहावत पे बिल्कुल सटीक बैठते हैं। और ये बात भी क्या सत्य है शरद जी, हिमांशु जी, कि योगी आदित्यनाथ का आज की तारीख में केंद्रीय आला कमान में सबसे बड़े समर्थक राजनाथ सिंह ही है, जो दम दे रहे हैं उनको? था नहीं, ये हाल में जब उनका स्टेटमेंट आया है, ये नहीं, जो खबरें तो ये थी यहाँ पे लखनऊ में कि राजनाथ सिंह उनको बिल्कुल नहीं भाते हैं और राजनाथ सिंह के लोगों का काम भी नहीं होता है। तो जब उनका स्टेटमेंट आया राजनाथ सिंह का, इनके मोदी और योगी के झगड़े के बाद, ये जो चल रही थी दोनों के बीच में तनातनी, उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट आया योगी के बारे में, तो सबको बड़ा अचंभा हुआ। और तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि उसके पीछे भी कोई राजनीति है। देखिए, राजनीति में कहा कुछ जाता है, करा कुछ जाता है, तो मुझे यकीन नहीं है उस स्टेटमेंट पे कि वो बड़े समर्थक हैं उनके। हिमांशु इस पे ज्यादा रोशनी। एक चीज शरद जी शायद भूल गए, दोनों जब राजनाथ जी भी मुख्यमंत्री थे और आज योगी भी है, तो दोनों पे एक ही तरीके के राजनीति का आरोप लगता है। टी सीरीज, प्रो ठाकुर वाला टी सीरीज जो है वो दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया। टी सीरीज वाला। चलिए, मेरे साथी निखिल हैं, उनके कुछ सवाल हैं जो मार्जिनल प्लेयर्स हैं लेकिन अहम रोल निभा सकते हैं अगर लड़ाई लोकलाइज होती है तो। निखिल, ओवर टू यू। जी हाँ, पहला सवाल शरद सर से है। सर, आपने जो शुरुआत में जब AIMIM का जिक्र किया, तो आपने जो कहा उससे मैं एग्री करता हूं कि अगर एक कथित मुस्लिम सुरक्षा वाले भाव की बात हो के लिए जो एंटी बीजेपी कंसोलिडेशन चाहिए, तो ओवैसी जहां जाते हैं उसको वो हिट करते हैं, और वो मतलब वो डिफीट ही कर जाता है पर्पस एक तरह से। वो इलेक्टोरल मैथ के हिसाब से ठीक है, लेकिन वो आएंगे तो नुकसान होगा, ये कहना क्या थोड़ा अनफेयर नहीं होगा? क्योंकि वो बिहार जाते हैं तो लोग कहते हैं आप RJD हरवा दोगे, वो जब बंगाल जाने की बात करते हैं वो कहते हैं कि आप TMC को हरवा दोगे, फिर वो वही चीज उनके गुजरात में म्यूनिसिपल इलेक्शंस को लेके भी, और वही चीज अब यूपी में भी कही जा रही है कि आपके आ जाने से मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा, जबकि वो सबसे वोकल और सबसे अनअपोलोजेटिक कैंपेनर हैं मुस्लिम्स के पक्ष में। पहली चीज ये एक, मतलब मेरी सीमित समझ में मैं ये टिप्पणी रखना चाह रहा था। प्रश्न ये है सर कि जो ओवैसी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 100 सीटों पर बात, वो कह रहे हैं कि वो 100 सीटें लड़ेंगे, और उसके लिए वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अलायंस भी कर रहे हैं, बात चल रही है कि वो चंद्रशेखर के साथ भी जा सकते हैं। अगर इस तरह से वो छोटे छोटे प्लेयर्स को मिला करके एक जाल बुन लेते हैं छोटी पार्टीज का, और जैसे कि सौरभ कह रहे थे कि एक लोकलाइज फाइट मिल जाती है, तो क्या बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स को शायद उतना हर्ट नहीं कर पाए, लेकिन क्या शायद बाकी दो बड़ी पार्टीज के प्रोस्पेक्ट बिगाड़ देंगे? बिल्कुल, इसमें तो यही, दिस इज एग्जैक्टली जो मैं कह रहा था। आपने बिल्कुल लॉजिकली आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं उनके जिस तरीके उनकी ओरेटरी है ओवैसी की, मैं उसके बड़ा एडमायरर हूं। बड़े दमदार बोलते हैं और लॉजिक के साथ बोलते हैं, बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बोलते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह, चाहे बिहार हो, 5 सीटें तो उन्होंने जीती, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर वो नहीं होते बिहार में तो शायद RJD की सरकार बन गई होती जी। क्योंकि अल्टीमेटली जो वोट काटने वाला उनको माना जाता है, जीतने की हैसियत में नहीं रहते हैं। यूपी में भी सपोजिंग उनको 100 में से 5 सीटें मिल गई, लेकिन 95 में हो सकता है डैमेज ना करें, लेकिन 50 सीटों में शर्तिया डैमेज, इतना डैमेज कर देंगे, क्योंकि जहां अच्छा, खास तौर से वो ऐसी जगह लड़ेंगे जहां मुस्लिम डोमिनेटेड है एरियाज, उनको वो तो बड़े ओपनली कहते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो मुस्लिम वेलफेयर की बात करते हैं, मुस्लिम अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। लेकिन उसका डैमेज इसलिए, इसके बेनिफिट बीजेपी को इसलिए होगा क्योंकि वो हिट करेंगे समाजवादी पार्टी के इंटरेस्ट को। समाजवादी पार्टी को समझा जाता है, माना जाता है, और राइटली माना जाता है कि आज की डेट में अधिकतर मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ग्रेविटेट करेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट में ये टेंडेंसी रहती है और नेचुरल है बड़ी, कि वो उसको वोट डालते हैं जो सबसे स्ट्रांग हो अगेंस्ट द बीजेपी। और यहाँ पे कुछ एरियाज को छोड़ के उम्मीद यही है कि ज्यादातर जगह वो सपा को ही सपोर्ट करेंगे। बसपा के साथ एक रेपुटेशन ये बन गई है कि बसपा इस वक्त बीजेपी की बी टीम की तरह खेल रही है। उनके बड़े गार्डेड स्टेटमेंट्स आते हैं, वो जो उसकी वजह मैंने पहले ही बता दी, ईडी और सीबीआई की वजह से उनको खौफ बैठ गया है और उनके तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से खौफ है। तो इस वजह से ओवैसी का जो है
वो फायदा बीजेपी का इनडायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर वो वाकई में उनको, अगर वो अलाइन करते, सपा के साथ अगर अलाइन करते, और जो स्मॉलर पार्टीज को भी बजाय, जैसे राजभर है, उनको उससे डैमेज होगा अल्टीमेटली वही जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है, उसकी कमजोरी, उसको कमजोर कर दिया जाएगा, और वो कमजोर होगा तो बीजेपी का फायदा हो जाएगा। ये मेरा मतलब। हिमांशु जी से हम इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न रखना चाहते हैं। एक तो हिमांशु जी ये बताएं कि क्या इस बात की कोई भी संभावना है कि अंत तो गत्वा सपा और ओवैसी साथ चले जाएं किसी भी लॉजिक से? वन, दूसरी चीज जो हम पूछना चाहते हैं कि बीजेपी ने, हमने पिछले इलेक्शन में भी देखा कि वो बहुत हाइपर लोकल अलायंसेस बनाते हैं बहुत छोटे दलों के साथ में, उनको ऑब्लाइज करके, और फिर वो एक बड़े समुच्चय में बदल जाता है। वो उनको उनका वोट छोटा छोटा जो भी कटने की संभावना होती है, वो उस चीज को खत्म कर देते हैं उन छोटे छोटे अलायंसेस से। ओवैसी उस तरह के अलायंसेस बनाने की कोशिश में है। इन चीजों को लेकर के आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल ओवैसी जरूर चाहेंगे कि छोटे छोटे दल आए और इसका फायदा उन्हें मिले, लेकिन फायदा उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो चुनाव बाद होगा। लेकिन इतना जरूर है, आज ये कहा जा सकता है, अगर वो छोटे दलों को एक साथ लाके लड़ते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जो बात शरद जी भी कह रहे थे, हम सबने देखा बिहार के अंदर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के साथ जिस तरीके से अलायंस किया, और उसके बाद जो घटनाक्रम बदल गया और वहां पर फायदा बीजेपी को हो गया। उन्होंने, उनके खुद ओवैसी ने लगभग 22 सीटों पर जो है डेंट मारा और 5 सीटें वो जीत गए। लेकिन ये चीज बंगाल में नहीं हुई जी। बंगाल में इसका उल्टा हुआ, वो लड़ना बहुत सीटें चाहते थे, अंत में उन्होंने कहा मैं 8 सीटें लड़ूंगा, 8 में से 2 में 2 छोड़ी, फिर 6, फिर 2 उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और 4 कैंडिडेट उनके चुनाव लड़े, और 1.5 दिन उन्होंने कैंपेन किया, एक रैली की, 1 या 2, और बाकी उन्होंने सबकी जमानत भी जब्त हो गई, सबकी जमानत भी जब्त हो गई, और 2 रैली की और 6 टीवी इंटरव्यू दिए उन्होंने आधे घंटे के। तो उसमें वहां एक चीज सबको, ओवैसी को भी शायद एहसास हो गया था कि यहाँ मुस्लिम वोट उनको नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जो उन्होंने नुकसान किया है, यहाँ का मुसलमान थोड़ा सा ज्यादा समझदार हो गया। और इसीलिए आप देखिए कि पूरे बंगाल में मुसलमान वोट डिवाइड नहीं हुआ। हम लोग कहते हैं कि 70% मतलब 100%। हिमांशु भाई की बात को मैं भी सेकंड करूंगा कि क्योंकि जो आईएसएफ लड़ा था लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलके, वो भी सिर्फ 1 सीट जीत पाया, जो उनके भाई थे उसकी सीट। उसके अलावा और बाकी सब वोट गिरा। सौरभ जी, 90% से ऊपर मुस्लिम वोट टीएमसी को चला गया। कांग्रेस भी अलग, कांग्रेस इस तरीके का कंसंट्रेशन मुस्लिम वोट बैंक का हमने नहीं देखा। दिल्ली में हुआ, 14 सीटें हैं जहां मुसलमान इफेक्ट करते हैं सीट्स को, उन 14 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। उन 14 की 14 सीटों पर अगर आप देखेंगे, ओखला हो, आप देखिए सीलमपुर हो, तमाम सीटों पर लगातार कांग्रेस दिखी नहीं। जाफराबाद हो, पटिया महल, ऐसी सीटें जहां बल्ली मारान हो, आप देखिए जी, खत्म, कहीं कोई नहीं। तो ये अब एक नए तरीके का ट्रेंड है आफ्टर बिहार, कि आपको ये समझना होगा। अगर ओवैसी को ये बात समझ आ गई, ओवैसी भी चाहते हैं छोटे छोटे दल बन जाएं, और वेस्टर्न यूपी जो खासकर मुस्लिम डोमिनेटेड है, जहां पर समाजवादी पार्टी बहुत कमजोर है, और वो समाजवादी, इसलिए अखिलेश यादव चाहते हैं कि यहाँ पर बीएसपी से या चंद्रशेखर आजाद से आए लोगों को, राष्ट्रीय लोकदल सपा और चंद्रशेखर रावत का कॉम्बिनेशन बन जाए। उनका वीकेस्ट पॉइंट जो है अखिलेश यादव का, उनकी पार्टी का, वो वेस्टर्न यूपी है। वेस्टर्न यूपी का अलायंस, इसलिए आरएलडी का अलायंस उनको हेल्प करेगा वहां पे। नहीं, आरएलडी का भी अलायंस करेगा। आरएलडी के अलायंस के बाद शरद जी वो और चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, बिल्कुल बिल्कुल, उससे दलित वोट काफी ड्रिफ्ट करेगा, खास वोट बैंक है, वो जुड़ जाए तो उनको लगता है कि बेड़ा पार हो जाएगा। और लोकसभा चुनाव में उन्होंने देखा, उनको फायदा नहीं हुआ, बीएसपी उसका फायदा जरूर ले गई, और इसीलिए वो चाहेंगे मुस्लिम, दलित और जाट एक बेल्ट पे आ जाए, एक समता आ जाए उनके पास, तो उसका फायदा उनको होगा। क्योंकि ये 49 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बहुत क्रूशियल रही है। इन 49 सीटों पर समाजवादी पार्टी के नंबर्स बहुत कम रहे। चलिए, समय की थोड़ा सा कमी है, मैं कुछ पॉइंटेड सवाल जिसपे छोटी छोटी टिप्पणी चाहूंगा।
पहला सवाल मेरा है, हिमांशु जी आपसे शुरू करेंगे, फिर शरद जी के पास जाएंगे। पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ वरुण गांधी, क्योंकि पिछले चुनाव के पहले तक खूब चर्चा हो रही थी और जैसे तेवर 2007 में योगी दिखा रहे थे वैसे तेवर 2014 से 17 के बीच में वरुण गांधी ने दिखाए थे। और उसके बाद हमने 2019 का लोकसभा चुनाव देखा। वरुण गांधी, मैं खुद पीलीभीत में था, उनकी सभाएं मैंने अटेंड की, कहीं भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेते थे। वो अपने काम, मेरा परिवार, हम, ये इस तरह से बात करते थे। और अब उनके तेवर कुछ ढीले नजर आ रहे हैं, जैसे वो फॉल इन लाइन वाले मोड में आ गए हो। क्या है फ्यूचर? मुझे समझ आता है जहां तक वो ये कि वो केंद्र में जो है स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बन सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों में जैसे आपने कहा कि पॉलिटिक्स में व्यक्ति सीखता है, उन्होंने 2017-19 देख लिया। 19 में एक ऐसा समय भी आया जब ये हुआ कि आप दोनों में से कोई एक सीट लड़ लीजिए। फिर किसी तरीके से हुआ कि वरुण पीलीभीत से लड़ लेंगे, वो सुल्तानपुर चली जाएंगी, उनकी माताजी हैं। बाद में बड़ी मुश्किलों से वो सेटल हुआ। इससे और मंत्री पद मनेका गांधी को नहीं दिया। सीख लिया। और मनेका गांधी को कैबिनेट दिया। ट्वीट्स देखें, उनके आर्टिकल्स देखें जो वो अखबारों में लगातार लिख रहे हैं, वो सरकार के पक्ष में हैं। तो ये जरूर है कि वरुण ने बहुत कुछ सीखा पिछले 2 सालों में, जो उन्होंने शायद पिछले 15 साल की पॉलिटिक्स में नहीं सीखा, वो पिछले 2 सालों की पॉलिटिक्स में सीख लिया। ठीक बात है। शरद जी आपकी टिप्पणी वरुण गांधी पे? मेरा मानना ये है कि वरुण गांधी जो है वो, बाकी जो इन्होंने हिमांशु ने कहा, बिल्कुल आई फुली एग्री, लेकिन उनको ये उम्मीद अगर लगी है, अगर कोई इनकी बातचीत हुई है, पहले उनको ये लगता था, उन्होंने बड़ी कोशिश करी थी कि वो यूपी के चीफ मिनिस्टर बन जाएं, और उनको अल्टीमेटली उनको ये कहा गया था कि आखिरकार बीजेपी की ऐसी हालत नहीं हुई है कि उसे गांधी की जरूरत पड़े बीजेपी को वापस पटरी पे लाने के लिए उत्तर प्रदेश में। ये इलाहाबाद कार्यकारिणी की बात है। इसलिए उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। उसके बाद मदर को भी साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन ये बात सही है, अगर इनके हिमांशु की सूचना ज्यादा करेक्ट होगी, अगर वो केंद्रीय मंत्रिमंडल, क्योंकि विस्तार होने की बात चली रही है, अगर उसमें शामिल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि यस, फिर तो ये फॉल इन लाइन हो जाएंगे। वरना एक स्टेज में ये भी था कि अगर कांग्रेस का कुछ रिवाइवल होता है तो शायद इनकी बातचीत सुनने में आता था कि ये प्रियंका गांधी से टच में रहते हैं। लेकिन वरुण ने बहुत तत्परता से शरद जी उन खबरों का खंडन किया। नहीं, वैसे तो खंडन किया, लेकिन प्राइवेटली जो है लोगों से उन्होंने ये बात कही कि हाँ उनका कांटेक्ट बना हुआ है प्रियंका गांधी से। ये उस टाइम वो सदैव रहता है। हाँ, शरद जी वो सदैव रहता है। और मेरी जानकारी है कि वो लोग बहुत बार डिनर भी करते हैं एक टेबल पे, खास तौर से प्रियंका के साथ ज्यादा है। प्रियंका के साथ, राहुल के साथ उनके उस तरीके के संबंध नहीं। और वो दोनों मदर्स का प्रॉब्लम है, नहीं तो शायद पहले ही एक चले गए होते। तो लेकिन आपने बोला, और शरद जी आप बोल रहे हैं और मुझे खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी याद आ रही है, लव ट्रुथ एंड लिटिल मैलिस, जिसके पब्लिकेशन के खिलाफ मनेका गांधी कोर्ट में चली गई थी। उसमें विस्तार से वर्णन था कि किन परिस्थितियों में रात में वो पूरा एक जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में इंदिरा गांधी के जमाने में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 1981, हाँ 81 में हुआ था। और उसके बाद जब राजीव गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं संजय गांधी के निधन के बाद, तो मनेका चुनाव लड़ने भी जाती हैं वहां पे। 84 में भी वो होता है सब चीजें। चूंकि जिक्र कर ही दिया है हिमांशु जी, उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक पंछी हैं उनकी इस बात में बड़ी दिलचस्पी है। अमूमन उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले पिछली बार भी कैबिनेट विस्तार हुआ था, यूपीए के जमाने में भी भरपूर रिप्रेजेंटेशन मिला था, बेनी प्रसाद वर्मा, जितिन प्रसाद, एक लंबी सूची थी, आरपीएन सिंह। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार में यूपी को मौका, कैबिनेट विस्तार की फिर से खबरें चल रही नए सिरे से, तो उत्तर प्रदेश के कौन से लोग दावेदार हैं, लामबंदी में लगे हैं या कंसीडर किए जा रहे हैं? देखिए, लामबंदी मुझे लगता है अब इस दौर की बीजेपी में तो नहीं कर सकती। ओके, ये तय मानिए सब कुछ फैसले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा लेंगे और फीडबैक के आधार पे लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, फिर उसके बाद लोगों को बुलाया जाता है, उसमें जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, उनकी खुद की कैपेबिलिटीज को देखा जाता है, फिर उनसे बातचीत होती है, उसके बाद सारे फैसले होते हैं, उनकी लोकप्रियता, ये सारी चीजें आते हैं फीडबैक के आधार पर। अब क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जाट ये कहा जा रहा है कि नाराज भी हैं, तो जाटों का रिप्रेजेंटेशन अभी एक क्या संजीव बालियान का नंबर लग सकता है फिर से? ठीक है, संजीव बालियान को एक बड़ी जिम्मेदारी बंगाल में दी गई थी पार्टी की तरफ से, उनको एक रीजन का इंचार्ज बनाया गया था।
उसमें 6 सीटें थी और उनका इंचार्ज बना के उनको कहा गया था कि आप काम कीजिए। उन्होंने वहां पे लगातार दौरे भी किए और संजीव बालियान ने पिछले 2014 और 19 के बाद के कंपैरिजन करें तो संजीव बालियान बहुत एक अच्छे नेता के रूप में उभरे हैं और उन्होंने अपने तमाम लोगों से रिश्ते जो हैं वो सुधारने की कोशिश भी की है पिछले 2 सालों में, जो पिछले 5 साल 2014 से 19 तक खराब थे। इसलिए कहा जा सकता है कि संजीव बालियान को प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन अब जाट जो हैं एक नोएडा के से सहारनपुर और सहारनपुर से मथुरा और फतेहपुर सीख, यहाँ के जाटों को बनाने के लिए क्या कोई नया जाट चेहरा लाया जाएगा? फिर ब्राह्मण्स हैं जो उनके बारे में कहा जा रहा है वो बहुत नाराज हैं। ओबीसी, वो भी नॉन यादव ओबीसी में से किसको लाया जाएगा? परवीन निषाद को लाया जाएगा, क्योंकि परवीन निषाद के जो फादर है संजय निषाद, उन्होंने पहले ही कहा है कि हमको डिप्टी सीएम बनाइए, हमारा लगभग 130 सीटों के ऊपर जो है वो इफेक्ट है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। अनुप्रिया पटेल को लाया जाएगा और क्या रीता बहुगुणा जोशी को मौका मिलेगा? पूछने वाला था कि जो एक टी सीरीज वाला इल्जाम चल रहा है और ब्राह्मण वोट की बात हो रही है, तो रीता बहुगुणा जोशी या सुब्रत पाठक कन्नौज से जाइंट किलर हैं, अखिलेश यादव की पत्नी को हरा कर आए हैं, इस तरह के नेताओं को जगह मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल मिल सकती है। आप देखिए ना, इस तरीके के नेताओं को ही जगह मिलती है। जब सत्यपाल सिंह आए थे तो उनको लेके आए थे जाट नेता के तौर पर, संजीव बालियान को ड्रॉप किया गया था। लेकिन जब 2019 में दोबारा सरकार चुन के आई तो सत्यपाल सिंह को ड्रॉप किया गया और संजीव बालियान को लाया गया, क्योंकि वो ग्राउंड के व्यक्ति हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा चीजें। सत्यपाल सिंह कहीं आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे नहीं और वो लोग कहते हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी बहुत कम ही जाया करते हैं। लेकिन तो एक तरीके से जैसे अगर सत्यपाल सिंह की थोड़ा ठहर के बात करें, इस पार्टी में और मौजूदा रिजीम में टेक्नोक्रेट्स को खूब वजन मिलता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से आए हैं, तो वो नट बोल्ट समझते हैं बाबूशाही के। तो वो जो नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका है कि भाई कुछ की स्कीम से उनपे आप डिलीवर करिए, क्योंकि अंततः वोट उनपे मिलता है। तो ऐसे में जैसे आरके सिंह को फाइनली समायोजित किया गया, आरके सिंह हुए, आप देखिए कि जयशंकर हैं, हरदीप पुरी, जयशंकर, अल्फोंस करके जो एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन थे, उनको लाया गया, उनको मंत्री बनाया गया और उनको टूरिज्म दिया गया था, आप याद कीजिए। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट केंद्र के अंदर बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे। अच्छा, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा, कोई ब्यूरोक्रेट डिप्लोमेट सक्सीड नहीं किया। तो आप देखिए जयशंकर को ये क्या लाया गया, जयशंकर का कितना फेलियर है, इतना बड़ा फेलियर है जयशंकर का कि इससे ज्यादा बदतर और क्या कर सकता है फॉरेन पॉलिसी में। तो इसीलिए ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे अब बहुत कम उम्मीद है कि किसी टेक्नोक्रेट्स को जो है वो लाया जाएगा और डायरेक्ट लाया जाएगा, इसकी उम्मीदें बहुत कम है। अच्छा, अब ग्राउंड पे काम करने वालों को लाया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा, जिनकी लोकप्रियता है, जिनके जातिगत समीकरण फिट बैठते हैं, चुनाव है, चुनावी राज्यों के अंदर ज्यादा जरूरत है, तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट होगा। और मेरा मानना है यूपी के अंदर काफी लोगों को मौके मिल सकते हैं। हाँ, आप कैबिनेट नहीं बना सकते, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाकर जो है एक मैसेज देने की बात है कि देखिए हम सबको साथ लेके चलते हैं। अनुप्रिया पटेल पिछले 2 साल से मंत्री नहीं है, वो 2014 में पहली बार जब सरकार बनी थी तब नहीं बनी थी, पहले रीसफल में बनी थी। तो हो सकता है इस सरकार के पहले रीसफल में वो मंत्री बने, और क्योंकि उनका एक वोट बैंक है, मैंने आपको पहले भी देखे सवाल हम चर्चा कर रहे थे कि वाराणसी के जिस तरीके से नतीजे आए पंचायत चुनाव में, वाराणसी और उसके आसपास में, वहां पर ज्यादातर अनुप्रिया पटेल की पार्टी नंबर 2 पे रही और बीजेपी नंबर 3 पे रही। तो उससे भी पार्टी ने सबक सिखाया और 2 जिला पंचायत जो है वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी को दे दिया। ठीक बात। तो ये सारी चीजें गणित बैठे आएंगे और गणितों को देखकर ही फैसले लिए जाएंगे। जी हिमांशु जी, एक आखिरी सवाल, और वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है, केंद्र से भी जुड़ा हुआ नहीं है, पर बीजेपी से जुड़ा हुआ है। एक अभी जो आज की तारीख में खबर चल रही है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। शपथ लेने के बाद 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है, और चुनाव से 6 महीने पहले बाई इलेक्शन नहीं होते हैं। तो अब बीजेपी के लिए तो कैच-22 सिचुएशन हो गई है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है। आप देखिए, पिछले 2 दिन के अंदर तीरथ सिंह रावत जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। एक अभी कुछ देर पहले उन्होंने मुलाकात की थी, और परसों रात को उन्होंने देर रात अमित शाह और जेपी नड्डा से एक साथ मुलाकात की थी।
और सिचुएशन ये है कि अगले 15 दिन के अंदर अगर चुनाव आयोग नोटिफिकेशन नहीं निकालता है चुनाव के, तो एक क्राइसिस खड़ा हो जाएगा और वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा, क्योंकि सितंबर के मिड में मतलब 11 तारीख को तीरथ सिंह रावत को उस विधानसभा का सदस्य बनना होगा। अगर ऐसी चुनाव आयोग इस पे फैसला नहीं लेता है तो एक सही में कॉन्स्टिट्यूशनल समस्या जो है वो बीजेपी के सामने खड़ी हो जाएगी, और उससे बचने के लिए बीजेपी तमाम तरीके की चीजें देख रही है। क्या हो सकता है, क्योंकि 2 सीट खाली है, हल्द्वानी से है, गंगोत्री से है। अब गंगोत्री जाके अगर वो वहां चुनाव लड़ते हैं और वहां से आम आदमी पार्टी ने जो है एक बड़े कर्नल नोटियाल शायद हैं, उनको कैंडिडेट कहा है कि अगर वो यहां से लड़ेंगे तो वो वहां चुनाव लड़ेंगे। तो ये अगर ऐसा होता है और कहीं गलती से तीरथ सिंह रावत चुनाव हार गए तो ये बीजेपी के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट सिचुएशन होगी। अब बीजेपी उसका रास्ता ढूंढ रही है, चुनाव में जाए, मुख्यमंत्री चेंज करे, क्या करें। बिल्कुल, क्योंकि हल्द्वानी में देखिए, हल्द्वानी इंदिरा हृदय का गढ़ रहा है। इंदिरा हृदय वहां तो चुनाव जीतना मुश्किल होगा, बहुत कद्दावर नेता है। गंगोत्री में अब अजय कोठियाल की चुनौती है। और दूसरी चीज, बीजेपी के मुख्यमंत्री के हारने की भी एक एग्जाम्पल है किस तरह से बीसी खंडूरी को निपटाया गया था, डिस्पाइट द फैक्ट 5000 वोट से हारे थे कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर उत्तराखंड है। चलिए, आप लोगों ने इतनी सारी बातचीत की। शरद प्रधान जी, हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ आप लोगों ने अपने पॉलिटिकल इनसाइट्स को शेयर किया। थैंक यू सो मच।